हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स रिलेटेड टू फर्टिलाइज़र यूज़। फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से हमारे इन्वायरमेंट पे क्या असरात मुनक्किद हो रहे हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट जो है वो हमारे इन्वायरमेंट पे हो रहा है फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से। देखिए, फर्टिलाइज़र को हम इस्तेमाल करते हैं, अगर इसका पॉजिटिव व्यू देखें तो ये हमारी जो फसलों को है उनकी ग्रोथ इंक्रीज़ करते हैं, फसलों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं ये। अगर कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी हमारी फसल की मिट्टी में है तो हम ऐसा आर्टिफिशली जो है उसको जो है हम ज़मीन को देते हैं, जिससे कि जो है हमारी फसल के अंदर उस न्यूट्रिएंट की कमी पूरी हो जाती है और फसल जो है वो ज़्यादा उगती है। अब इसके कुछ इफ़ेक्ट्स भी हैं कि इन्वायरमेंट के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। पॉजिटिव तो है, नेगेटिव भी होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने फर्टिलाइज़र की 2 टाइप्स पढ़ी थी क्लासिफिकेशन में, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। सो सबसे पहले इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में पढ़ते हैं कि द मैसिव क्वांटिटीज़ ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अफेक्ट द सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी। अगर हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सॉइल के अंदर डालेंगे तो उससे क्या अफेक्ट होगा, सॉइल में जो सॉइल की एबिलिटी होती है ना कि न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर जो है उसको अफेक्ट करता है, उसकी इस एबिलिटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो। वो इतने न्यूट्रिएंट्स को वो सॉइल जो है वो होल्ड नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब यूट्रिफिकेशन क्या प्रोसेस है, इंक्रीज इन केमिकल न्यूट्रिएंट इन एन इकोसिस्टम। क्या होता है यूट्रिफिकेशन में है कि अगर केमिकल न्यूट्रिएंट जो है वो इकोसिस्टम में ज़्यादा हो जाए। देखिए, हम अगर एक तालाब देख लें जहाँ पे जो है वो पानी खड़ा होता है, उसमें क्या होता है, पहले तो उसमें मछलियाँ वगैरह भी रहती थी, लेकिन जब जो है न्यूट्रिएंट्स जो है उनके जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पे इकट्ठे हो जाएं, जैसे कि अगर हम अपना घरेलू वाटर जो है कपड़े धोने वाले या फिर बर्तन धोने वाले सोप्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो पानी अगर उस वहाँ पे चला जाए, उस जहाँ पे तालाब में जहाँ पे ये जो पानी खड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा कि सबसे पहले वो स्मेल आना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है वो एल्गी की ग्रोथ शुरू हो जाएगी, काई लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्यों, न्यूट्रिएंट्स की जो वहाँ पे है वो क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया। फिर वहाँ पे क्या होंगे, जो उस तालाब के अंदर रहने वाली मछलियाँ थी, फिशेस थी, जानवर थे, उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। कैसे होगी, काई जब हम तालाब के ऊपर आ जाएगी, उसकी वाटर की सरफेस के ऊपर जाएगी, तो सनलाइट जो है वो अंदर वाटर में नहीं जा पाएगी, जिससे जो है वो अंदर के रहने वाले जानदारों को जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सनलाइट भी नहीं जा पाएगी, ऑक्सीजन भी उनको नहीं मिलेगी, जिससे उनकी डेथ हो जाएगी और वाटर के अंदर भी जितनी ऑक्सीजन थी वो भी यूज़ हो जाएगी। फिर वहाँ पे आ जाएंगे डिकम्पोजर्स, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, वो उनको डिकम्पोज करेंगे उन एनिमल्स को। फिर क्या होगा कि वहाँ पे जो है वो बैक्टीरिया या फिर ये जो होते हैं इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, इनकी तादाद बढ़ जाएगी वहाँ पे, डिकम्पोजर जो आ गए ये। फिर ये कैसे रिस्पायर करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, ये एनएरोबिक फर्टिलाइजेशन के ज़रिए जो है वो रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। फिर वहाँ पे वो जब एनारोबिक फर्टिलाइजेशन करेंगे तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड, अल्कोहल बनेंगे, उसके साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी, मुख्तलिफ गैसेस रिलीज़ हो जाएंगी, जिससे जो है वो वाटर पॉइजनस हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, और उससे जो है वो तमाम का तमाम पानी जो है वो पोल्यूटेड हो जाएगा। इसे हम कहते हैं यूट्रिफिकेशन। ये यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की वजह से जो है वो यहाँ पे अगर वहाँ पे केमिकल न्यूट्रिएंट्स की जो वहाँ पे पानी में जो इनकी तादाद इंक्रीज़ हो जाएगी, तो वहाँ पे यूट्रिफिकेशन प्रोसेस होगी। यूट्रिफिकेशन में क्या होता है, मिनरल जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो यहाँ पे वाटर पोल्यूशन होगी। फिर है ग्रीन हाउस गैस इंक्रीज़। अब ग्रीन हाउस गैस इंक्रीज़ कैसे होंगे, स्टोरेज एंड एप्लीकेशन ऑफ सम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में कॉज इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैस है, इसकी अगर हम, जैसे नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है, वो कौन से फर्टिलाइज़र थे जो जिसने हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइज़र हैं उन्हें हम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र कहते हैं। अगर हम उसकी स्टोरेज भी कर देते हैं या फिर उसकी एप्लीकेशन भी हम अपने खेत में कर देते हैं, तो फिर वह वो क्या करेगा, वो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो है वो एक गैस जो है वो रिलीज़ करेगा, इमिशन करेगा, वो होगी नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये जो गैस है ये जो है हमारी ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। हम आगे पढ़ते हैं क्या इफेक्ट करता है। ये नाइट्रोजन गैस है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है, इसके अंदर एडिशन होती है ऑक्सीजन की, ये फिर नाइट्रस ऑक्साइड गैस बन जाती है। फिर ये हमारे एयर में जाती है, एयर में फिर वहाँ पे जो है ग्रीन हाउस गैसेस की तादाद इंक्रीज़ कर देती है। देखें, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये जो है वो हमारी अर्थ है। अब हमारी अर्थ पे क्या होता है कि सनरेज आती हैं
और हमारी ज़मीन पे आके कुछ अंदर ज़मीन के अंदर ऑब्जर्व होती है, कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अब हमारी ज़मीन के आगे जो है वो ऊपर जो है वो इर्द गिर्द एक गैसेस की ना लेयर बनी हुई है, जिसे हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। अब हम ग्रीन हाउस क्यों कहते हैं ये हम अभी पढ़ेंगे। तो ये गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन होगी, और ये नाइट्रस ऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसेस जो है वो यहाँ पे इकट्ठी एक्यूमुलेट हुई हुई हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो इन गैसेस की वजह से जो सन रेज है जितनी अर्थ ने ऑब्जर्व की है वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाएगी इन गैसेस की एक्यूमुलेशन की वजह से, जिससे जो है वो अर्थ का जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से बहुत सारे और भी इफ़ेक्ट जो हैं वो पड़ते हैं। तो ये इन ग्रीन हाउस गैसेस सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, इन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की वजह से कहाँ जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड गैस रिलीज हुई, और कहाँ उन्होंने जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस में जो है वो कर दी, इंक्रीज़ कर दी। अब ग्रीन हाउस क्यों हमने इसे नाम दिया, जैसे अगर हम लोग नर्सरीज़ में जाएँ तो वहाँ पे जो है वो पौधों को जो है वो एक जो है शीशे के जो ना वो पॉट में भी रखे होते हैं, एक बना होता है, और फिर उसके अंदर जो है वो गैसेस जो है वो ना आ तो जाती हैं सन रेज, लेकिन वो सन रेज रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जो इसके अंदर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है, बढ़ा हुआ होता है बानिस्बत बाहर के टेम्परेचर की निस्बत। इससे फ़ायदा ये होता है कि हम सर्दियों में भी वो पौधे लगा सकते हैं नर्सरीज में जो कि गर्मियों में उगते हैं, ठीक है। इस वजह से हमने इसे ना ग्रीन हाउस का नाम दिया, और इसी कॉन्सेप्ट के ज़रिए हमने इसको ग्रीन हाउस गैसेस का नाम दिया। समझ रही है आपको। तो इस तरह जो है वो एयर पोल्यूशन भी कर रही है। यूट्रिफिकेशन में वाटर पोल्यूशन हो रही थी, ग्रीन हाउस गैस इंक्रीज़ में क्या हो रही है कि एयर पोल्यूशन भी हो रही है। हमारी जो है वो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, राइट। फिर है कि अमोनिया गैस में बी इमिटेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से अमोनिया गैस भी रिलीज़ होती है। दिस एक्स्ट्रा अमोनिया कैन आल्सो इंक्रीज सॉइल एसिडिटी, जिसकी वजह से जो है वो सॉइल की एसिडिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अब एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कैन लीड टू द पेस्ट प्रॉब्लम बाय इंक्रीज द रिप्रोडक्शन रेट। अब बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की इस्तेमाल से जो है वो क्या होता है, कीड़े जो हैं वो हम खेतों में उग जाते हैं, पेस्ट जिसे कहते हैं। अब ये पेस्ट क्यों उगते हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की वजह से भी। क्योंकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन पेस्ट को जो है वो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं और ये अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, इनकी जो रिप्रोडक्शन रेट है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा था कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से हमारी इन्वायरमेंट में क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं। अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र काज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। अब सिर्फ इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल की एक्सेसिव बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी इन्वायरमेंट के ऊपर प्रॉब्लम काज करे। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कौन से थे, मैन्यूर था, वो जो एनिमल वेस्ट मटीरियल थे जैसे गोबर था, और कंपास वो था जो प्लांट वेस्ट मटीरियल था, ठीक है, गले सड़े जो पौधे होते हैं या पत्ते होते हैं। अब इनका अगर इसका भी हम ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उसका क्या इन्वायरमेंट के ऊपर प्रॉब्लम होती है कि नाइट्रेट लीचिंग होती है। लीचिंग का क्या मतलब है कि जो वो पानी जो होता है ना वो ज़मीन के ज़ेरे ज़मीन चला जाता है, पानी अंडरग्राउंड चला जाता है वो पानी। और रन ऑफ सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब बारिश होती है तो बहुत सारे जो सॉल्युबल कंपाउंड है ना वो भी पानी के साथ बह जाता है, ठीक है। इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ साथ जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो भी उस पानी के साथ बह जाते हैं। तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का प्रॉब्लम थी। अब रिकमेंडेशन क्या हो गया, इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के ऊपर कुछ काम कर सकते हैं। फॉर दिस रीज़न इट इज़ रिकमेंडेड दैट द न्यूट्रिएंट ऑफ द सॉइल एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप शुड बी कैलकुलेटेड बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन की एप्लीकेशन से पहले जो सॉइल है, किसान को चाहिए कि वो लेबॉरेटरीज़ में जहाँ पे सॉइल लेबॉरेटरी टेस्ट होते हैं वहाँ पे जाके अपनी ज़मीन की जो मट्टी है उसका जो है वो टेस्ट करवाया जाए, उसका चेक करवाया जाए कि इस मट्टी में किस न्यूट्रिएंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, किस न्यूट्रिएंट की जो है वो ज़रूरत ज़्यादा है, कौन सा न्यूट्रिएंट हमें इस सॉइल में ऐड करना चाहिए, कौन सी खादें इस्तेमाल करनी चाहिए। और फिर उसके साथ साथ ये भी वो बता देते हैं कि इस सॉइल के मिक्सचर कंपोजिशन के ऊपर कौन सी जो फसल है वो ज़्यादा बेहतर उग सकती है, आप कौन सी फसल उगाएंगे तो उसकी पैदावार ज़्यादा होगी। तो ये हर किसान को चाहिए कि वो अपनी जो है वो मट्टी को
सॉइल लेबोरेटरी टेस्ट में जाके चेक करवाया जाए, फिर उससे जो है वो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता चलेगा कि हमें नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है हमारी मिट्टी को या नहीं। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र, उसके साथ जो है वो इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा।